दोस्तों मित्रों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सेकवाल एक बार पुनः आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भव्य अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो के अंदर हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 22 के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी और आज हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 23 में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो आगामी रिक्त शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी आपके लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज मित्रों, आप और हम चर्चा करते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 23 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपको संपर्क पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किसने कहा था आत्मा एक ध्रुव वस्तु है जिसे देखा नहीं जा सकता? यानी कि किसने ये कहा कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता? पहला ऑप्शन बुद्धवर्त ने, दूसरा ऑप्शन अरस्तुस ने, तीसरा ऑप्शन कोलसेनिक ने, चौथा ऑप्शन रस ने। काफी पेचीदा क्वेश्चन है। कई बार बच्चा ये सोच लेता है कि संभवतः आत्मा के बारे में बताने वाला तो अरस्तु होगा, लेकिन आत्मा को देखा नहीं जा सकता ये कहने वाला जो व्यक्ति था, ना तो बुद्धवर्त था, ना अरस्तु था, ना कोलसेनिक था। केवल एकमात्र रास जिसने बाल्यावस्था में एक कथन कहा था, मिथ्या परिपक्वता का काल, उसी रास नामक उस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा है कि आत्मा है एक ऐसी वस्तु है जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता है। इस दृष्टि के आधार पर तो डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, रास। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वे उसी प्रकार बन जाता है। गिलफोर्ड के ये विचार किस ओर संकेत करते हैं? अभिप्रेरणा की ओर, मूल प्रवृत्ति की ओर, अधिगम की ओर या मनोवृत्ति की ओर? जो गिलफोर्ड है जिसने ये विचार अधिगम की ओर संकेत किया है कि हम जैसी संगति करते हैं हम उसी प्रकार बन जाते हैं, गिलफोर्ड का ये विचार अधिगम की ओर संकेत करता है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति बताने वाला मैकगूगल था, अभिप्रेरणा का संबंध भी मैकगूगल से है, मनोवृत्ति अभिवृत्ति जो कि कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो केवल गिलफोर्ड का यह संकेत अधिगम की ओर संकेत करता है। तो सी आंसर क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे या बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व होता है? बाल साहित्य का, खेल के मैदान का, संचार माध्यम का या दिनचर्या का? तो बच्चों के यदि सामाजिक विकास की यदि हम बात करें तो बच्चों के सामाजिक विकास में जो सर्वाधिक योगदान है वो विशेष रूप से जो रहता है वो रहता है खेल के मैदान में। वो स्वतंत्र होकर काफी सीखने का प्रयास करता है। तो बी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफी महत्वपूर्ण है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में किस कक्षा से बालकों के स्वयं मूल्यांकन को रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाना चाहिए? कक्षा 6 से, कक्षा 5 से, कक्षा 3 से या सभी से? तो सतत और समग्र मूल्यांकन में यदि बालक के कार्ड की यदि हम बात करें तो कक्षा 5 से इसका क्या किया जाना चाहिए? शामिल किया जाना चाहिए। तो बी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, साहचर्य विधि के प्रतिपादक है? मारिया मोंटेसरी, वुडवर्थ, पेस्टालोजी या राइटमैन? साहचर्य पद्धति की यदि हम बात करें तो इस पद्धति के जो प्रतिपादक है, क्योंकि प्रश्नावली के तो वुडवर्थ है और रायबर्न ने लगभग किसी भी पद्धति का बारे में ज़्यादा तथ्य नहीं बताए, पेस्टालोजी का भी ज़्यादा योगदान नहीं रहा, तो केवल मारिया मोंटेसरी ये है जिन्होंने साहचर्य विधि को भी क्या किया? निर्माण किया। इस दृष्टि से ये आंसर क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए
संघर्ष उत्पन्न होता है, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या सभी। तो किशोरावस्था की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसको सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? उस अवस्था का संबंध बाल्यावस्था है या शैशव या किशोरावस्था या सभी? तो सर्वाधिक जो संघर्ष होता है वो किशोरावस्था से होता है, तो सी आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, त्याजे के अनुसार कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, क्रियाकल्प, सामाजिक अनुभव या परिपक्वता? तो प्याजे ने जो अपने सिद्धांत में जिन तथ्यों का उल्लेख किया उसमें इस तथ्यों को बताया है कि क्रियाकलाप क्या करता है, प्रभावित करता है, सामाजिक अनुभव भी प्रभावित करता है, परिपक्वता भी प्रभावित करती है, केवल भाषा है। भाषा को बाइको तो उसके लिए महत्व दिया था, ना कि प्याजे ने। तो इस दृष्टि से ये आंसर क्या रहेगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने बुद्धि को बिजली के समान बताया? गिलफोर्ड ने, जेनसन ने, टाइलर ने या वुडवर्थ ने? तो बुद्धि की तुलना बिजली से करने वाला एकमात्र व्यक्ति था बी जेनसन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अभिप्रेरणा कहलाती है, समायोजन कहलाता है, चिंतन कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो गेट्सन ने एक परिभाषा दी थी कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वह पूर्णतया क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। यह गेट्स की काफी लोकप्रिय परिभाषा थी जिसके आधार पर अधिगम की प्रक्रिया इन्होंने समझाई। तो डी आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व मापन का शाही डब्बा परीक्षण है। आत्मनिष्ठ परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, प्रक्षेपण परीक्षण है या कोई नहीं? तो व्यक्तित्व मापन का सही डब्बा जो परीक्षण है, जो कि हर्बन रोसा ने इस परीक्षण को दिया था, तो सही डब्बा परीक्षण पूर्ण रूपेण प्रक्षेपण पद्धति पर क्या माना जाता, आधारित माना जाता है। तो सी आंसर इस दृष्टि पर क्या होगा, आंसर सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये परीक्षण है जो प्रक्षेपण या प्रक्षेपी पद्धतियों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आपको 11 दिखाई दे रहा होगा कि व्यक्तित्व अपनी असफलता, दुख को बलपूर्वक भुलाना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है, तदात्मीकरण कहलाता है, दमन कहलाता है या समन कहलाता है? यहाँ यदि प्रश्न की प्रकृति पर प्रतियोगी यदि ध्यान दे तो निश्चित ही वे इसके उत्तर तक पहुंच सकता है। तो व्यक्ति अपनी असफलता या दुख को जो बलपूर्वक दबाता है उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपण का अर्थ तो आरोपण होता है, ये होगा नहीं। तदात्मीकरण को आत्मीकरण भी कहते हैं, तालमेल स्थापित करना कहलाता है। समन को नजरअंदाज करना कहलाता है। और दमन जो असफलता है, दुखद बातें या आपको किसी ने व्यंग कसा, उसको बलपूर्वक आप यदि दबाते हो अपनी इच्छाओं को, तो क्या कहलाता, दमन कहलाता है। इस दृष्टि से सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर वे उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं कर पाता। तो ये अंतरण है, धनात्मक अंतरण, शून्यात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण या सभी। यानी कि बल्लेबाजी को प्रभावित नहीं करना, यानी कि गेंदबाजी तो उसे आती है लेकिन बल्लेबाजी को वो प्रभावित नहीं करता, इसका मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और शून्यात्मक अंतरण कहलाएगा। तो 12th का आंसर क्या होगा, बी शून्यात्मक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य का जीवन आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष पर, 1 कोष पर, अनेक कोष पर या कोष रहित होता है। तो मनुष्य का जीवन प्रारंभ है वह भी 1 कोष पर आधारित है। किस पर आधारित है, 1 कोष पर आधारित। तो 13वीं का आंसर क्या हुआ, बी हुआ। तो मित्रों, आज आप और हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 23 के अंतर्गत मनोविज्ञान के कुछ ऐसे चुनिंदा प्रश्नों पर आपने और हमने चर्चा की। संभवतया ये आगामी आपके
शिक्षक भर्ती परीक्षाओं या रिट है या सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन जो हमने चर्चा की है आपके लिए काफ़ी क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो संभवतया यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें, शेयर करें, या पहली बार मेरे चैनल को जो वीडियो देख रहा है तो मेरा जो चैनल है भाग्योदय अनिल सेखवार यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो विद्यार्थियों की मांग पर मैंने मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी क्रम को आगे और बढ़ाने का प्रारंभ किया है। तो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 23 में इन प्रश्नों की हमने क्या की, चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और निरंतर अपने अध्ययन के प्रति तटस्थ रहिए और लगातार मेहनत कीजिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।